हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ गए हैं और कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है वो फर्स्ट पार्ट तो वही है जो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा है, लेकिन इसके एडिशन में एक और चीज़ पढ़ना है हमें। ठीक है, दिस वाज नथिंग बट कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, उनके एडिशन में हमें मेन एडिशनल पार्ट आमीटर, वोल्ट मीटर, पावर और लॉस, इन सब के बारे में हमें मेनली जानना है इस कॉन्सेप्ट में, और इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसको हम देखेंगे, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका होगा। मतलब इस वाले पार्ट में आप देखोगे कि जो आपका जो क्वेश्चंस होगा वो पहले जो आपने कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ा है उसके साथ साथ कुछ मिक्स रहेगा। ठीक है, इन मीटर, वोल्ट मीटर और पावर लॉस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये आमीटर और वोल्ट मीटर क्या है। आमीटर एंड वोल्ट मीटर क्या है, इसको पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहला ये होता है कि यदि आपके पास में किसी सर्किट में करंट मेजर करना हो, किसी सर्किट में यदि आपको करंट मेजर करना हो तो आपको बीच में आमीटर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? आमीटर लगाना पड़ेगा। तब जाके आप क्या कर सकते हो? करंट को मेजर कर सकते हो। जैसे V है और ये R है और इसमें जो करंट I फ्लो हो रही है, इस I का मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हो? इस I का मेजरमेंट वो ये करेगा। ठीक है, तो आमीटर जो होगा विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। ये कनेक्ट होगा, कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में हमेशा कनेक्ट होगा, तभी जाके आप करंट मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली यदि हमारे पास में कोई सर्किट है और हमें वोल्टेज मेजर करना है, हमें वोल्टेज मेजर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यदि हमें वोल्टेज मेजर करना है इसके क्रॉस में, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर जो लगाना पड़ेगा वो इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो जो वोल्ट मीटर होगा वो इसके पैरेलल में होगा। ठीक है, वो इसके क्रॉस में लगाएंगे तब जाके ये वोल्ट मीटर का रीडिंग देगा। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आमीटर और जो वोल्ट मीटर है ये सीरीज पैरेलल में लगा है, वो तो ठीक है क्या? एक बेसिकली इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होगी तो इंडिकेट करेगा। तो यदि आमीटर को ढंग से देखने की कोशिश करोगे तो एक क्या होता है, उसमें गैल्वेनोमीटर होता है जो कि बेसिक एक मूविंग एलिमेंट है जिसमें मूवमेंट होगा, जिसमें एक क्या लगा रहेगा, आप कह सकते हो कि एक स्केल होगा और ये स्केल इसमें क्या होगा? मूव करेगा। ये आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। तो एक बेसिक एक मूविंग एलिमेंट है, तो आप कह सकते हो बेसिक मूविंग एलिमेंट है। लेकिन इसको सीरीज़ में रखना है तो ये बहुत कम करंट में ही डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देता है। मतलब यदि इसमें IFSD दे दोगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे दोगे आप, तो ये जो स्केल है वो जाके अपने फुल स्केल पे दिखाता रहेगा। ठीक है, अब इसको जब आप सीरीज में लगाओगे तो इसमें पूरे लोड करंट जाने वाली है, तो लोड करंट पूरा जाने वाली है। तो यदि आप इसको एज इट इज लगा दिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को, तो ये मेजर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें एक सीरीज रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। इस सॉरी उसके लिए हम इसमें एक पैरेलल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं यहाँ पे, जिसे R शंट कहा जाता है, पैरेलल रेजिस्टेंस, ताकि जितने भी करंट इधर से फ्लो हुई है, जो लोड करंट, मेन करंट जो यहाँ से फ्लो हुई है, ये IFSD इसमें चला जाए और बाकी करंट इसमें चला जाए और डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर से समेशन होकर बाकी ये लोड में जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसमें चला जाए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ IFSD जाए, इतना केयर करते हुए हम इसको लगाते हैं। तो अब इस कॉम्बिनेशन को, एग्जैक्टली इस पूरे कॉम्बिनेशन को जो हम नाम देते हैं, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं कि ये क्या है? आमीटर है। इसको हम कह देते हैं कि एक आमीटर है। और इसका जो रेसिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जिसे यदि सपोज करो कि हम RA कहते हैं कि RA इज रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर, तो इसका यदि सपोज करो कि RM मैं मान लेता हूँ कि इसका इंटरनल डिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का है, तो RM और RSS का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो RM इंटू RSH अपॉन RM प्लस RSH। ठीक है, तो ये आप आमीटर के रेसिस्टेंस को लिख सकते हो, और इट मस्ट बी वेरी लो, ये बहुत कम होना चाहिए सर्किट में, क्योंकि यदि इट शुड बी वेरी लो। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं रहा तो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी तो इसको कम मिलेगा पोटेंशियल। तो ये RA छोटा होना चाहिए, और RA छोटा होने के लिए RSH भी छोटा होना चाहिए। तो RM और RSH बहुत छोटा क्वांटिटी होता है और ये आमीटर बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे यदि वोल्ट मीटर को आप देखोगे
तो वोल्ट मीटर में भी वही गैल्वेनोमीटर होगा जिसे जिसे डिफ्लेक्शन शो करना है, वही गैल्वेनोमीटर होगा जिसे डिफ्लेक्शन शो करना है, उसमें वही एक इंडिकेटर होगा जो स्केल पे इंडिकेट करने के लिए ऐसे होगा। और ये भी करंट IFSD लेने के बाद में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जिसको हम कहते हैं वो फुल स्केल पे ऐसे दिखाता रहेगा। लेकिन इसे यदि एक पैरेलल में रखना है तो इसके क्रॉस में वोल्टेज बहुत ज़्यादा एपियर होने वाला है, इसके क्रॉस में वोल्टेज बहुत ज़्यादा एपियर होने वाला है, तो इसमें करंट बहुत कम फ्लो कराना है पैरेलल में होते हुए भी। तो इसलिए इसमें नीड होता है कि हम इसके सीरीज़ में ही एक रेजिस्टेंस ऐड कर दें, सीरीज़ में ही एक रेजिस्टेंस क्या कर दे, ऐड कर दे, जिसे RSE हम कहेंगे, सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस ऐड कर दे। और अब जो ये दो टर्मिनल रहेगा इसे एज अ होल हम नाम देंगे कि ये दोनों मिलाने के बाद में ये क्या बन चुका है, एक वोल्ट मीटर बन चुका है। अब हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम और इसके अब देखेंगे यदि R वोल्ट मीटर का, तो ये इसका यदि इंटरनल रेजिस्टेंस RM है और ये RSE जोड़ दिया है, तो ये RM प्लस RSE जो होगा इन दोनों का समेशन होगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। और इट मस्ट बी वेरी हाई, ये क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए, ताकि इसमें करंट फ्लो सिर्फ IFSD हो जो कि मिली एम्पियर के रेंज में होता है, IFSD मिली एम्पियर के रेंज में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ बेसिकली यहाँ पे हमने देखा, और इसको भी आप लिख सकते हो कि कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। कि जब भी वोल्ट मीटर और आमीटर की अब चर्चा करोगे तो आमीटर को सीरीज में रखोगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल में रखोगे। आमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, वोल्ट मीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये उधर का ये, तो इसमें क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको आइडियली यदि आप देखने की कोशिश करो, इसे आइडियली आप देखने की कोशिश करो कि मैं आइडियली क्या नाम दूँ इस वोल्ट मीटर और आमीटर को, कि यदि सपोज करो कि एक आमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, आइडियल आमीटर लगा हुआ है किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस में और किसी वोल्टेज सोर्स के क्रॉस में, यदि आइडियल आमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको यदि ये आइडियल है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये शॉर्टेड है, ठीक है। इतना कम होता है कि ये शॉर्टेड है और इसका रीडिंग वही होगा जो यहाँ पे V और I का होगा। जैसे R है और V है तो यहाँ पे करेंट कितनी हो जाएगी, V/R, तो यही इसका क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। हम कहेंगे कि ये जो आइडियल एमीटर है वो यही रीडिंग कर रहा है, तो हमने आइडियली उसे क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो जहाँ मीटर होगा शॉर्ट कर देंगे, जहाँ वोल्ट मीटर होगा वहाँ पे हमें ओपन करना पड़ेगा। जैसे लेट्स से कि हमारे पास में एक रेसिस्टेंस है, एक ये वोल्टेज हमने यहाँ पे लगा दिया है और इसके क्रॉस में वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और हमसे कोई कहता है कि ये कितना रीड करेगा ये वोल्ट मीटर, तो ये आइडियल होने और ये आइडियल है, ठीक है, आइडियल है। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे करके और वोल्ट मीटर का इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, और जो ओपन सर्किट में वोल्टेज होगा वही रीड करेगा। और यहाँ पे डेफिनेटली वोल्टेज कितना हो जाएगा, जो वी अप्लाई किए हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आइडियली हम वोल्टेज सोर्स को ओपन करते हैं, आइडियली हमने यहाँ पे सीखा कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को ओपन कर दिया गया है, ठीक है, और जो करंट सोर्स है उसे शॉर्ट कर दिया गया। जब आइडियल कंडीशन की हम बात करेंगे तो इन दो चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे वोल्ट मीटर और आमीटर के बारे में, ठीक, कि वो क्या करता है, कैसे करता है, क्या रीडिंग करता है। उसके बाद आपके पास में जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसको मैं बता देता हूँ कि उसके बाद में आपके पास में पावर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो पावर है उसको कैसे जानोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, जैसे कोई आपके पास में एक कोई भी इन जनरल एलिमेंट है, रेजिस्टेंस हम जान के ऐसे ले रहे हैं जिस पे सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए यदि इसके क्रॉस में वोल्टेज V है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछता है कि अच्छा बता दो कि ये जो एलिमेंट R है वो A और B जो भी इसको वोल्टेज दिया होगा या जो करंट इसमें इंजेक्ट कर रहा होगा, यहाँ से ये पावर सप्लाई कितना हुआ है, पावर सप्लाई कितना हुआ है यदि कोई पूछता है, तो हम सीधी कहेंगे कि जो V है और इंटू जो I है, यही क्या है, इसका पावर है, V इंटू I इसका पावर होगा। और अब सब सोचो कि यदि इसमें मैं ओम्स लॉ को फिट कर दूं तो ये इसको I टाइम्स ऑफ R लिख सकता हूँ V को, और यदि ऐसा लिख दिया I टाइम्स ऑफ R इसको लिख दिए और इंटू I कर देंगे तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, I² R हो जाएगा। इसको एक और हम देख सकते हैं कि यदि हम इसमें
v को छोड़ दें और i को लिख दें कि v बाई आर होगा, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो हमारे पास जो पावर सप्लाई रेसिस्टेंस को मिला है वो ये भी है, जो पावर सप्लाई मिला है वो ये भी है, और एक जो पावर जो है ये भी है। ये तीनों फार्मूला एक एक करके हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं पावर सप्लाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली ये होगा कि ये जो पावर सप्लाई बाहर से आया है, रेसिस्टेंस ने क्या किया, तो ये रेसिस्टेंस इस पावर सप्लाई को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, डिसिपेट जहाँ पे करते हैं ये डिसिपेट कर देगा। तो जो पावर इसको मिला है, जिसको आप वी स्क्वायर बाई आर कह रहे हो या आई स्क्वायर आर कह रहे हो या वी इंटू आई कह रहे हो, ये डिसिपेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिसिपेट हो जाएगा किस में, जो हमारे पास में रेसिस्टर है उसमें। ठीक है, तो ये पावर का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें अब आपसे कोई पूछे कि एक्चुअल में पावर क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो एक्चुअल में जो पावर है वो एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम है। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट यदि आपसे कोई पूछता है कि एनर्जी डेसिपेट कितना होगा, एनर्जी डेसिपेट कितना होगा, तो आप कहोगे जो पावर है इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर जो है v इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, और इसको हम आई स्क्वायर आर इंटू टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो ये जो होगा इसको हम कहते हैं एनर्जी लॉस, जो रेसिस्टर में हो जाएगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी लॉस इन रेसिस्टर। ये रेसिस्टर में एनर्जी लॉस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो पावर है। तो ये आपके पास में पावर का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, ये किस तरह से आपको अपना लगाना है, तो इसमें तीनों में से कोई भी चीज़ आप लगा सकते हो, वी इंटू आई स्क्वायर आर, और वी आई और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वो रेसिस्टेंस के अक्रॉस में ही हर चीज़ है, और पॉजिटिव में करंट एंटर कर रही है। ये साइन आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, ये पावर और एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल गया। अब एक और चीज़, यदि आप सपोज करो कि आपके पास कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए, यदि आपको ये कहा जाए कि एक हमारे पास चैन है, एक रेसिस्टेंस का ऐसा चैन है, रेसिस्टेंस का ऐसा चैन है, और यदि हमारे पास में इसको हमने पॉइंट लिख दिया कि ये A है, इसको पॉइंट लिख दिया हमने B है, इसको हमने कह दिया कि ये V1 है, इसको मैंने कह दिया V2 है, इसको मैंने कह दिया V3 है, इसको मैंने कह दिया V4 है, और सभी का रेसिस्टेंस भी इंडिकेटेड है। लेट्स से कि दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। तो आप बताओ, यदि इसमें कोई करंट फ्लो होती है, यदि इसमें कोई करंट फ्लो होती है इधर डायरेक्शन में I, तो KCL कहेगा कि इसमें भी करंट फ्लो होगी I, इसमें भी करंट फ्लो होगा I, और इसमें करंट फ्लो होगी I। ठीक है, तो सभी ब्रांच में सेम करंट फ्लो होगी, KCL कहेगा, क्योंकि यहाँ से इनकमिंग यदि करंट I है तो यहाँ से आउटगोइंग भी I होगा। ठीक है, अब बताओ, यदि आपसे कोई पूछता है कि मुझे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, इसको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, इन दोनों के बीच में R3 के क्रॉस में चाहिए, R4 के क्रॉस में चाहिए, ये सब वोल्टेज यदि आपको चाहिए, या इवन इस करंट को लिखना है, या ऐसा कहो कि इस करंट को लिखना है, तो इस I को हम क्या लिख सकते हैं, इस ब्रांच के रेस्पेक्ट में V1 माइनस V2 बाई R1, तो इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 बाई R1। ठीक है, यदि हमें यहाँ से लिखना है तो बराबर V2 माइनस V3 बाई R2, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से लिखना है तो V3, और लेट्स से कि दिस वाज V4 एंड दिस इज V5, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, V3 माइनस V4 बाई व्हाट, V3 माइनस R3। ठीक है, V4 माइनस V5 बाई R4, ऐसे करके हम करंट को कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यदि लॉस आपसे पूछता है कि यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ, तो आप कह सकते हो यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ, जैसे V1 माइनस V2 बराबर I टाइम्स ऑफ R1, तो यहाँ पे क्या हो गया है, I टाइम्स ऑफ R1 का ड्रॉप हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ, I टाइम्स ऑफ R2 का। ऐसे करके हर जगह पे ये ड्रॉप होते जा रहा है वोल्टेज। तो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा वोल्टेज आपको V1 मिलेगा, उससे कम V2 मिलेगा, उससे कम V3 मिलेगा, उससे कम V5 मिलेगा, कि ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो और सभी ब्रांचेज में यदि लॉस पूछा तो पहले रेजिस्टेंस में ब्रांच में लॉस क्या होगा, I स्क्वायर R1। ठीक है, ये लॉस इन फर्स्ट हो जाएगा, फिर वो लॉस इन सेकेंड हमें निकालना है तो I स्क्वायर टाइम्स ऑफ R2, और ऐसे करके लॉस आप निकाल सकते हो।
एक्चुअली मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, कि जब हम हमारे पास में ये पोल है सपोज करो कि, और यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं हम किसी वायर के थ्रू यहाँ पे ऐसे ये ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ट्रांसमिट, तो इस वायर में एक रेसिस्टेंस होता है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक रेसिस्टेंस, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे यदि V1 है और यहाँ पे V2 है और करंट ऐसे पास हो रही है, ऐसे जा रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से हर जगह पे ड्रॉप होते होते V2 पे बहुत कम मिलेगा और इस लाइन में भी लॉस होता रहेगा। तो इस पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पे बेस्ड अब कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको लेट्स से कि उसको हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन नंबर सेकंड कॉन्सेप्ट पे क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए हैं उस पर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ये पहला क्वेश्चन को देखो, सेम चीज़ कि ये क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है और कहाँ पे क्या डेटा दिया गया है और क्या डेटा हमें निकालना है, वो सब चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। इसने कहा सी कि ए बी सी तीन हमारे पास में वोल्ट मीटर है। देखो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, 3 वोल्ट मीटर, तीनों वोल्टेज को मेजर करेगा, जहाँ पे इसका टर्मिनल अटैच है उसके अनुसार से वो मेजर करेगा, ठीक है। ऑफ रेसिस्टेंस आर 1.5 आर एंड 3 आर रेस्पेक्टिवली, सभी का रेजिस्टेंस दे रखा है कि ए जो है वो आर रेसिस्टेंस का है, ये जो है ये 1.5 आर रेजिस्टेंस का है एंड ये जो है वो 3 आर रेसिस्टेंस का है, सभी का रेजिस्टेंस दे दिया, ठीक है, respectively as shown in the figure. When some potential difference is applied between x and y, जब x और y के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, देन VA, VB, VC इन तीनों का रीडिंग VA, VB, VC है, तो वो क्या होगा। तो आप क्या करो, इसको सिंपली एक सर्किट में कन्वर्ट कर लो। जैसे A है, इस वाले पार्ट का यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, R है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे किया गया है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 1.5 आर है, ठीक है, फिर इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 3 आर है, और फिर इन दोनों को ऐसे जोड़ के और यहाँ पे ऐसे लगा दिया गया है और कहा गया कि इसको इसके अक्रॉस में एक समथिंग वोल्टेज ऐसे अप्लाई किया गया है, लेट्स से वो V है, उसको हमने क्या मान लिया है, ये V है। और अब आपसे पूछा जा रहा है ये कि ये यदि इसके क्रॉस में वोल्टेज को हम कह दें VA, इसके क्रॉस में वोल्टेज को हम कह दें VB और इसके क्रॉस में वोल्टेज को हम कह दें VC, तो इसका वैल्यू कितना होगा, क्या तीनों रीडिंग सेम होगा, तीनों रीडिंग सेम नहीं होगा, बराबर होगा, क्या होगा, ये सब सारी चीज़ हमें देखना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पहला तो ऐसी आपको पता है कि ये जो है डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ पे है, तो डेफिनेटली इसमें क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो एक चीज़ तो यहाँ पे डेफिनेट है कि VB और VC बराबर होगा, B और C बराबर होगा, वो दो क्वेश्चन में आपके पास है, एक BC यहाँ भी बराबर है और BC यहाँ पर भी बराबर है। अब A उसके बराबर है या नहीं है उसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसको चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि क्या ये रेजिस्टेंस और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम है, क्या दोनों जगह पे वोल्टेज बराबर है या नहीं है। तो अब देखो, यदि मैं आपसे कहता हूँ ये कि मुझे इसका ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, जो ये पोर्शन है इसका हमें R इक्विवेलेंट चाहिए कि R इक्विवेलेंट क्या है, तो आपको हल्का सा मालूम होगा कि R इक्विवेलेंट यदि पैरेलल में है तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं, 1.5R इंटू 3R अपॉन 1.5R प्लस 3R, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो तो 1.5 इंटू 3 इंटू R स्क्वायर अपॉन 1.31 4.5 R, R से एक R कैंसिल आउट, 4.5 तो इसको आप चाहो तो ऐसे कैंसिल, so 3 R आ गया, मतलब कि इसको इक्विवेलेंटली आप R से रिप्लेस कर सकते हो। अब बताइए, यदि ये R से रिप्लेस आपने कर दिया है तो डेफिनेटली आपको ये सिमेट्रिसिटी कह रहा है कि यदि ये V है, यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है, मतलब आपसे यदि कोई पूछता है कि एक R ऐसा है और एक R ऐसा है और इसके क्रॉस में V लगा दोगे और ये दोनों बराबर है, ये भी R है ये भी R है, तो आप सिंपली कहोगे कि क्या है, इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज क्या है, इसको V लिखेंगे तो इसको V लिखना पड़ेगा, सब चीज़ तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। और इसको डेफिनेटली 2V होना चाहिए, बताइए दोनों बराबर होगा।
तो अब बताओ, इसके क्रॉस में हम लिख चुके हैं बी और सी, और ये वी ए बराबर है किसके, वी बी के या वी सी के, मतलब आंसर इज व्हाट, सिंपल है ना। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे चलते हैं जो 15 में पूछा गया है। देखो इसमें डेटा निकालो। अ सर्किट कंटेन्स एन आमीटर, एक आमीटर सर्किट में है, अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 40.8 ओम ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि एक बैटरी बनाना, एक आमीटर बनाना और एक रेजिस्टेंस बनाना। ठीक है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब इसने ये भी दे रखा है कि बैटरी जो है ये 30 वोल्ट का है, आमीटर एंड रेजिस्टेंस जो है वो 40.8 ओम का है, ये भी दे रखा है। और आमीटर इसमें, इफ द आमीटर हैज अ कॉइल रेजिस्टेंस 480 ओम एंड अ शंट ऑफ 20 ओम। तो देखो आमीटर में मैं बताया था कि आमीटर में एक्चुअल में एक गैल्वेनोमीटर होता है और एक इसके शंट में होता है। ठीक है, तो इसने गैल्वेनोमीटर का दिया कि ये 480 ओम का तो ये है, और शंट जो है ये 20 ओम का ये है। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बना है, आमीटर बना है। ठीक है, द आमीटर को शंट में इतना, द रीडिंग ऑफ द आमीटर व्हाट, इसका रीडिंग क्या होगा। तो सिंपली इसका रीडिंग यदि हम आई निकाल पाए, यही तो पूछा है, अब एक आर हमें मालूम है, तो क्यों ना हम सबसे पहले इसका रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर निकाल दे। अब रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर मतलब कि इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो क्या लिखेंगे 20 इंटू 480 अपॉन 20 प्लस 480, कितना हो जाएगा 20 इंटू 480 अपॉन, ये हो जाएगा 480 प्लस 500। जीरो से ज़ीरो ऐसे कैंसिल कर सकते हो, ये जीरो से ये भी कैंसिल कर सकते हो, और ये हो जाएगा, यदि आप इसको लिखते हो तो 96/5 आ गया। तो यहाँ का रेसिस्टेंस आपको पता है कि 96/5 है। अब यहाँ पे करंट बहुत आसान, ये करंट को हम क्या लिख सकते हैं 30 वोल्ट अपॉन 96/5 प्लस 40.8। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल सकता है, और सॉल्व करके आप देख सकते हो ये 30 अपॉन 5 प्लस 40.8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 और 20, 60 हो जाएगा, मतलब 30/60 मीन्स 1/2, 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर मीन्स वट 0.5, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो कितने आसान क्वेश्चन आएंगे। तो ये आमीटर वोल्ट मीटर पे जो बेस्ड क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब जैसे बाकी जितने भी हमने पावर वगैरह निकालने का ऐसे बताया था, वो सब भी क्वेश्चन हो गया, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। जैसे अब लिखना शुरू करो, ठीक है, देखना शुरू करो कि द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वाट। इसमें पावर डिसिपेट 30 वाट हुआ है, द वैल्यू ऑफ आर इज वाट, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पूरे सर्किट में 30 वाट है। तो सबसे पहले आप बताओ कि यदि ये 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा, ये 10 वोल्ट है, तो ये करंट को हम यदि I1 कहते हैं तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि I1 कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू 10 वोल्ट बाई 5 मीन्स 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो इसीलिए यदि पावर, इसीलिए आपसे कहा जाए, इसीलिए पावर डिसिपेट, यदि आपसे पूछा जाए कि पावर जो डिसिपेट हुआ है वो डिसिपेट इन 5 ओम, तो क्या लिखेंगे I1 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ 5, I1 कितना है 2 का स्क्वायर इंटू 5, 4 इंटू 5 मीन्स 20 वाट पावर यहाँ पे लॉस हो गया। तो डेफिनेटली टोटल लॉस जो इसमें दिया गया है 30 वाट, तो बाकी का 10 वाट किस में हुआ इसमें, तो इसलिए हम लिख सकते हैं पावर डिसिपेटेड इन R इज इक्वल टू 30 माइनस 20 मीन्स 10 वाट। यदि पावर डिसिपेशन उसमें 10 वाट हुआ है तो डेफिनेटली उसमें यदि मैं I2 लिख दूँ कि इसको I2 कहो, तो I2 का स्क्वायर इंटू R
बराबर 20 वाट होगा, या वहाँ का V स्क्वायर बाई आर ये 20 वाट होगा। अब इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें देखो V नोन है, क्योंकि इसके क्रॉस में भी V कितना हो जाएगा, 10 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर बाई आर जो है वो 20 दिया गया है, तो इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बाई 20 हो जाएगा, जो कि 100 बाई 20 है, जो कि 5 ओम है। 5 सी द पावर डिसिपेटेड in the circuit shown in the figure is 30 watt, the value of R, इसमें 30 वाट है, तो V स्क्वायर 100 बाई 5 करेंगे 20 इसमें, तो 10 वाट उसमें गया है, सॉरी दिस वाज 10 वाट, दिस वाज 10 वाट ना, हमें 20 लिख दिया, ये 10 है, तो इसमें ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं करना है, मैं तो बता रहा हूँ, चलो ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं, देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चन होगा, ये सब बना सकते थे। पावर डिसिपेटेड इन द 9 ओम रेसिस्टर इन द सर्किट इज 36, इसमें पार्टिकुलरली दे दिया कि इसमें कितना है, 36 वाट है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर क्या होगा, 2 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखो बेसिक से चलोगे बन जाएगा। इसमें कहा कि 36 वाट है, तो इसमें यदि करंट आपसे पूछा तो आई स्क्वायर, इसको लेट से कि मैं I9 कह देता हूँ, तो I9 का स्क्वायर इंटू 9 इजकल टू कितना दे दिया है, 36, तो इसीलिए I9 जो हो जाएगा 4 का रूट अंडर मतलब 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें जो यहाँ का वोल्टेज होगा और यहाँ का वोल्टेज होगा क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज सेम हो जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इजकल टू 2 एम्पियर इंटू 9 मतलब कि 18 वोल्ट, तो ये 18 वोल्ट हो गया, ये वोल्ट हो गया। अब 18 वोल्ट है तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, 18/6 मतलब 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी। यदि 3 एम्पियर है या 2 एम्पियर है, तो यहाँ मिलके टोटल जो ऐसे करंट फ्लो हुई होगी, इस करंट को हम कितना लिखेंगे, 3 + 2 कितना, 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर इसमें जाएगी, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल, ऐसे करके आपके पास में क्वेश्चंस क्या होंगे, बहुत आसानी से बना सकते हैं। फिर इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन पढ़ो, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू अ 2 ओम रेसिस्टर शोन इन द फिगर। 2 ओम रेसिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इन द सर्किट। 3 एम्पियर फ्लो थ्रू द 2 ओम रेसिस्टर शोन इन द फिगर। द पावर डिसिपेटेड इन द 5 ओम, और 5 ओम में हमें पावर डिसिपेशन निकालना है, तो एक्चुअली उसमें करंट हमें चाहिए होगा। चलो देखो, ये 3 एम्पियर है, तो डेफिनेटली ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा, 3 × 2 मीन्स 6 वोल्ट हो जाएगा। ये 6 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस पर भी 6 वोल्ट हो जाएगा, और ये 6 वोल्ट है, और आपसे कोई करंट ऐसा पूछता है कि ये करंट कितना होगा, तो आप ऑब्वियसली कहोगे कितना, 6 वोल्ट है और 4 इतना है, मतलब कि 3 जा 2 2 जा मतलब कि 1.5 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 1 ओम है और ये 5 ओम है, तो यहाँ पर भी तो क्या होगा, 6 वोल्ट ही है दोनों के बीच में, और 1 ओम और 5 ओम 6 है, तो इसमें करंट यदि आप इसको कहते हो कि लेट से कि अब मैं इसमें करंट, इसको मैं I3 कह देता हूँ, तो यहाँ पे यदि I3 निकालना है तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट है अपॉन टोटल 6 ओम यहाँ पे है, तो क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया। तो इसमें 1 एम्पियर करंट, तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे 1.5 हो रही है, और इसमें 3 हो रही है। सभी करंट कहाँ से, यहाँ से गई होगी, तो यहाँ से कितना हो गया, 1.5 + 1 + 3 मतलब कितना, 5.5, तो 5.5 एम्पियर यहाँ से करंट फ्लो हुई है, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। लेकिन इसमें पावर डिसिपेटेड 5 ओम है, तो 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर × 5 है ना, 1 का स्क्वायर × 5। जब करंट पता चल गया तो आप बता सकते हो, ठीक है। उस तरह से इसमें देखो, द टोटल पावर डिसिपेटेड इन वॉट इन द सर्किट शोन इन द टोटल पावर, मतलब यहाँ पर भी जितना, यहाँ पर भी जितना, यहाँ पर भी जितना होगा वो आपको निकालना है। तो देखो इसमें क्या करना है, 18 वोल्ट है, ये 4 ओम है, 3 और 6 पैरेलल में, तो सबसे पहले क्या कर लोगे, इस 3 और 6 को एक साथ बना लो। 3 6 को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 अपॉन 3 + 6, ये पैरेलल इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 18/9, 9 से ये 2 ओम हो गया। तो आपका सर्किट कैसा बन गया, एक 4 ओम यहाँ पे है, एक 18 वोल्ट ये है, और इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट आपका सर्किट आ गया। ये 2 ओम है और ये 4 ओम है और ये 18 है। तो डेफिनेटली यहाँ से यदि आपसे कोई पूछता है कि इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, ये करंट कितनी फ्लो होगी, तो आई को लिखोगे 18 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 + 2,
ये इतना ओम हो जाएगा। तो 18/6 कितना हो जाएगा? 18/6 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ से 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो अब ये दोनों क्या होगा, इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या कर लो, यहाँ पे वोल्टेज निकालो। यदि आपको ये प्लस और ये माइनस ये वोल्टेज निकालना है तो आप कितना लिख सकते हो? ठीक है, तो देखो इसको उसी तरह से मैं कहता हूँ कि ये और ये, क्योंकि यही वाला वोल्टेज इसके पास भी होगा और यही वोल्टेज इसके पास भी होगा, तो एक बार ये निकालना जरूरी है। तो इसको मान लो कि B है और इसको मान लो कि ये VA है। तो यदि आपको यहाँ पे कोई कहता है कि VB माइनस VA निकालो, तो VB माइनस VA निकालोगे तो क्या होगा, A से B तक चल देना है। तो अब ड्रॉप लिखोगे तो पहला आएगा 18 और दूसरा ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, इसमें से ड्रॉप हो जाएगा I टाइम्स ऑफ इतना, और ये करंट कितनी फ्लो हो रही है? 3 एम्पियर। तो 3 टाइम्स ऑफ 4 यहीं पे ड्रॉप हो गया, तो इसमें कितना बचा? 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 वोल्ट क्या हो गया यहाँ पे है, तो यही 6 वोल्ट यहाँ पे भी होगा और यही 6 वोल्ट इसकी क्रॉस में भी होगा। ठीक है, या यूँ कह सकते हो कि यहाँ पे यदि हमारे पास में एक बार 6 वोल्ट पता चल गया तो इसमें जो डेसिपेट होगा वो कितना होगा, तो V² R और V² R करके ऐसे हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ से I यदि 3 एम्पियर ऐसे फ्लो हो गई है तो 18 इंटू 3 जो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? इसी में तो लॉस जाएगा। तो जो बैटरी ने पावर दिया वो सारा लॉस ही होने वाला है। तो सीधे वैसे भी इंडिविजुअल ना निकाल के आप वैसे भी निकाल सकते हो, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 54, क्योंकि I यहाँ पे 18 वोल्ट से यदि 3 एम्पियर करंट फ्लो होती है तो 18 इंटू 3 54। ठीक है, तो सिंपल है। अब हर इंडिविजुअल में यदि आपसे पूछता तो क्या करते हैं? यदि हर इंडिविजुअल में पूछते तो 6 का स्क्वायर बाई 6, ये 6 का स्क्वायर बाई 3, और इसमें तो 3 का स्क्वायर इंटू 4। तो आप सभी चीज़ का निकाल सकते हैं कि इंडिविजुअल पावर कितना है। ये एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को भी बताया। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द 8 ओम रेसिस्टर इन द सर्किट शोन इन इज 2 वाट। 8 ओम में 2 वाट है, ध्यान रहे कि इसमें 2 वाट उसने दे दिया। द पावर डिसिपेटेड इन द यूनिट अक्रॉस द 3 ओम, इसमें पावर डिसिपेटेड कितना होगा, इसका पावर डिसिपेटेड जैसे पूछ रहा है। अब यदि इतना किया है तो इसमें करंट कितनी होगी बताइए। तो लेट्स से इसको I8 कह देता है। I8 का स्क्वायर इंटू 8 इजकल टू कितना दे रखा है? 2। तो इसलिए I8 जो हो गया वो कितना हो जाएगा? 1/4 का रूट अंडर मीन्स 1/2 एम्पियर। ये I8 हो गया। यदि इतना हो गया तो अब आपसे कोई पूछता है कि ये प्लस और ये माइनस, ये V कितना होगा, तो इस V को आप कितना लिख सकते हो? मैं इधर ऐसे लिखता हूँ, इस V को कितना लिख सकते हो आप? 8 टाइम्स ऑफ 1/2 मतलब 4 वोल्ट। यदि ये 4 वोल्ट है तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी? इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी यदि ये 4 वोल्ट है? तो डेफिनेटली इसमें करंट जो फ्लो हो रही होगी इसमें भी ऐसे फ्लो हो रही होगी, और इसको मैं मान लेता हूँ I2। तो इस I2 को हम लिख सकते हैं जितनी वोल्टेज है, मतलब 4 वोल्ट अपॉन जितना टोटल 3 + 1 4 ओम है, मीन्स 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। यदि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो इसमें क्या हो गया? 1 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये 1 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके पास आएंगे इससे पावर से रिलेटेड, और कई बार दे चुका है तो इसलिए बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। चलो रिसेंट के कुछ क्वेश्चंस को, जैसे ये 2014 में और 15-16 में जो पूछा है, यदि उसको हम देखें तो क्या है। देखो 2 सिटीज़ आर 150 किलोमीटर अपार्ट। तो जैसे देखो यहाँ से और यहाँ के बीच में 2 सिटीज़ है, और कहा कि ये 150 किलोमीटर क्या है? अपार्ट है 2 सिटी। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर। इसको यहाँ से यहाँ तक भेजा गया है एक कॉपर वायर से। ठीक है, एक कॉपर वायर से यहाँ से यहाँ तक क्या किया गया? इलेक्ट्रिसिटी को सेंड किया गया थ्रू कॉपर वायर। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। मैंने कहा था यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है, तो हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप होता रहेगा, क्योंकि ये क्या है? इक्विवेलेंटली एक रेसिस्टेंस है, और इक्विवेलेंटली यदि रेसिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा। तो कहा पर किलोमीटर में वोल्टेज ड्रॉप 8 वोल्ट का है, मीन्स 8 इज व्हाट? वोल्टेज ड्रॉप पर किलोमीटर, ऐसा दिया गया है 8। एंड द एवरेज रेसिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5। एक और चीज़ दे दिया है कि 0.5 क्या है? रेसिस्टेंस पर
किलोमीटर है, ये दो इन्फॉर्मेशन दे रखा है। द पावर लॉस इन द वायर इज व्हाट। तो अब सोचो, यदि इस केस में रेसिस्टेंस 1 किलोमीटर यदि यहाँ पे कंसीडर किया जाए, आपसे कहा जाए कि सिर्फ इसमें से 1 किलोमीटर को कंसीडर करो, 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर को कंसीडर करो, तो इक्विवेलेंटली ये कह रहा है कि इस 1 किलोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग यदि आप रेसिस्टेंस लिखोगे तो ये 0.5 ओम होना चाहिए, और इसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप, मतलब यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे कम, कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर के लिए 8 वोल्ट, तो यहाँ पे 8 वोल्ट यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें यदि करंट आपसे कोई पूछता है कि इसमें करंट कितना हुआ, तो आप क्या कहोगे, 8 वोल्ट अपॉन 0.5 मीन्स 8 अपॉन 1/2 मीन्स 16 एम्पियर। तो ये जो 16 एम्पियर है ये आपके पास में पूरा हर जगह पे ऐसे 16 एम्पियर ही फ्लो हो रही होगी, ठीक है। 8 वोल्ट है और आई है, तो V/R से अब 16 एम्पियर इसमें करंट क्या है, फ्लो हो रही है। अब यदि 16 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो हर जगह पे लॉस कितना होगा, 16 का स्क्वायर इंटू R। तो टोटल रेसिस्टेंस यदि आपको पता है इसमें, और आई सभी में पता है कि कितनी फ्लो हो रही है, तो आई स्क्वायर आर करोगे आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। तो निकालो, तो इसीलिए जो पावर लॉस होगा वो यही आई सभी में जा रहा होगा, और टोटल आर टोटल कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो ये तो 16 का स्क्वायर हो गया इनटू आर टोटल कितना है 150 किलोमीटर का है, और हर में 0.5 ओम है, तो पूरा 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर इंटू 150 इंटू 1/2, तो 16 इंटू 16 इंटू 150 अब बाई 2 करना है। इसको सॉल्व करिए और निकाल लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको 2 से 8 कर सकते हो, और फिर इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपके इसमें तो ये वाट में आएगा, दिस पावर जो भी आता है यहाँ पे ये वाट में आएगा, और इसको यदि 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोवाट में आ जाएगा। देखना है आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट में देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट A एंड B इन द गिवन फिगर। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मुझे बता दो कि VA माइनस VB क्या होगा। तो आपको B से A की तरफ चल देना है, तो B से A की तरफ चल जाना है, क्या करते हुए, पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हुए। तो देखो आपके लिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया है। इसको कैसे लिखेंगे, B से इधर जाएंगे तो यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रही है, कितना 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर भी 1 एम्पियर, सब 1 एम्पियर, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में 1 इंटू 1, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, तो प्लस 3 वोल्ट डायरेक्टली दे रखा है, फिर यहाँ पे प्लस 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 + 2, 3 2 5 और 6, क्या हो जाएगा आंसर 3 वोल्ट। ओह सॉरी, दिस इज 2 एम्पियर, करंट इज 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 एंड दिस विल बी 2 इंटू 2 ओम इंटू 2 एम, मीन्स दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 3 7 to 9, this will be 9 volt. Okay, now one question is this is basic one. A charge flowing through a resistance R varies with time as this one, means Q is given as A times of T minus B times of T square, where A and B are positive constant. The total heat produced in the R is what? तो हमें एक बेसिक चीज़ पता है कि यदि हमें करंट निकालना है तो हमें dQ/dt करना पड़ता है। तो इसको यदि डिफ्रेंशिएट करोगे तो A माइनस B इंटू 2 टाइम्स ऑफ T, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, I आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन को यदि आप देखोगे तो इसने क्या कहा कि एक Q है, तो I तो आप निकाल चुके हो, तो लेट्स से कि I आपने यहाँ पे निकाल दिया, I जो आया था वो dQ/dt ऐसे आपने निकाल दिया था, और वो आ गया था A माइनस 2 टाइम्स ऑफ B इंटू T, ठीक है। अब सोचो हीट इसमें उसका नहीं है, T का वो नहीं है, तो हीट को हम ऐसा भी ले सकते हैं कि जो पावर इंटू dt है उसको यदि इंटीग्रेट कर दो सम 0 से 1 टाइम t तक, 0 से 1 टाइम t तक, तो भी टोटल हीट प्रोड्यूस इन टाइम t आप निकाल सकते हैं इसे,
ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हो, देखो P आपके पास में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई स्क्वेयर टाइम्स ऑफ आर, P हो जाएगा आई स्क्वेयर आर, ठीक है। और उसको हमें करना है dt, और उसको क्या कर देना है, हमें इंटीग्रेट कर देना है। और इस इंटीग्रेशन को यदि आपको देखना है तो आपको इसमें वैल्यू ये रखना पड़ेगा i का वैल्यू है a माइनस 2bt का होल स्क्वायर इंटू r, और r का वैल्यू कितना है इसमें, r एज इट इज r गिवन है तो r को हम छोड़ देंगे, ठीक है, r को हम ऐसे कर देंगे dt, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे। अब देखो 0 से लेके t तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला एक चीज़ आप बताओ कि इस केस में जैसे जब i का वैल्यू 0 होगा, जैसे t बराबर 0 पे i का वैल्यू 0 है, यदि हम एक कंसीडर करें कि 0 से लेके हमें यहाँ तक करना है, तो t यदि हमें टोटल हीट प्रोड्यूस यदि यहाँ पे हमें लिखना है तो यहाँ पे देखेंगे कि Q का वैल्यू t बराबर 0 पे Q का वैल्यू 0 है, तो डेफिनेटली वहाँ पे करंट का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे दिख रहा है हमें कि एट t इक्वल टू 0 यहाँ पे Q जो है वो 0 है, t बराबर 0 पे Q 0 है, तो डेफिनेटली वहाँ पे I भी 0 होना चाहिए, और I भी 0 होना चाहिए तो a माइनस 2bt भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से टाइम का पता चल गया आपको कि a बाई 2b है, यहाँ से टाइम आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो 0 से लेके t को आप कह सकते हो कि a बाई 2b तक हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब हम इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि इस इंटीग्रेशन को यदि आप बढ़ाओगे तो पहले तो स्क्वायर को लिख दो a स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू 2b इंटू टी प्लस b स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है dt के रिस्पेक्ट में, इसको हम अभी इंटीग्रेट करेंगे dt के रिस्पेक्ट में, और r अभी भी इसमें क्या है बाकी है, ठीक है। तो r को बाहर करके इसको इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। तो देखो इसको इंटीग्रेट करना शुरू करोगे तो क्या क्या मिलेगा, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर इंटू टी माइनस 2a इतना तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ a भी t है तो वो टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, फिर प्लस 4b स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर था टी क्यू बाई 3 हो जाएगा। और इसको 0 से लेके हमें a बाई 2b तक करना है, t का वैल्यू आपको इसमें पुट करना है। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको आप सॉल्व करते करते जब आप पुट करोगे तो r रह जाएगा, बाकी t वगैरह की जगह पे a बाई 2b आप रख दोगे, तो ये फाइनली a क्यू r बाई 6b के बराबर है, a क्यू r बाई 6b के बराबर। तो ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें इस पोर्शन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चीज़ आपके पास में सेंट्रल एक चीज़ कि करंट ऐसा होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और हीट ऐसा लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन एक बार जब से आपने इसे सॉल्व कर लिया, एक बार सॉल्व कर लिया तो अब तो ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये हीट प्रोड्यूस में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये कॉन्सेप्ट सेकंड था। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।